नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ट क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़े ये तमाम सवाल प्रश्नकाल के इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं। हमने सत्र के दौरान दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखा है, लेकिन तमाम ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ये प्रश्न लिखित में पूछे गए और इनका जवाब भी लिखित ही दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो अतारांकित प्रश्न होते हैं यानी लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़े महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है। ऐसे ही अनस्टार्ट क्वेश्चंस पर हमारा फोकस है। तमाम ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में चलते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए उनका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या है योजनाएं, क्या सरकार की प्लानिंग है, सांसदों के इससे जुड़े सवाल क्या रहे और सरकार ने इस पर जवाब क्या दिया, आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में जो सवाल हमने लिए हैं वो तमाम अहम सवाल हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण से जुड़ा पहला सवाल कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद इलामारम करीम ने। अपने सवाल में उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री से ये पूछा कि क्या सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन वाले किसी भी प्रकार के जोखिम भत्ते का भुगतान इन लोगों को किया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के समय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली। अगर हाँ तो इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी और अगर नहीं तो इसके कारण उन्होंने पूछे। क्या सरकार बजट आवंटन बढ़ाने और योजना कार्यकर्ताओं को पर्याप्त जोखिम भत्ता प्रदान करने का विचार कर रही है और इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा स्कीम की शुरुआत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए से 22.12 लाख रुपए तक का विस्तृत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए किया गया था और इसे आशा के साथ ही कुछ शर्तों को पूरा करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी शुरू किया गया जो कोविड-19 पीड़ितों के प्रत्यक्ष संपर्क में रह चुकी हैं और इससे संक्रमित होने के खतरे में हैं। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से आशा के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने, साबुन और सैनिटाइजर जैसी सामग्री सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य वॉलंटियर के रूप में की गई है और ये टास्क आधारित प्रोत्साहन की हकदार है। हालांकि आशा द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित कामों में महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्यों से उन आशाओं को जो कोविड-19 से संबंधित कार्यों में संलग्न थी उन्हें 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कोविड-19 हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस और इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज में से हर महीने भुगतान करने की सलाह दी गई। मौजूदा रूटीन के पूर्ण भुगतान को जारी रखते हुए आशा के लिए अतिरिक्त कोविड-19 प्रोत्साहन के साथ ही महामारी के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आशा को हर महीने 2,000 रुपए का आवर्ती प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। सीसीएच को एक साल में 10 महीने के लिए मानदेय के रूप में 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। सीसीएच को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका भोजन तैयार करने और परोसने के लिए भी मानदेय दिया जाता है। अनुमोदित साझा अनुपात के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बीच मानदेय व्यय साझा किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने स्वयं के संसाधनों से भी अतिरिक्त निधि देते हुए मानदेय को पूरा करते हैं। वर्तमान बजट आवंटन स्कीम कर्मचारियों को बीमा लाभ देने के लिए पर्याप्त है। अब अगला सवाल जो जुड़ा है आधी आबादी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार ने। यह सवाल जुड़ा है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री से पूछा कि क्या सरकार का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार करने का विचार है। अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं? इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी और अगर नहीं तो इसके कारण उन्होंने जानना चाहिए।
इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप केंद्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी निवास, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच जैसी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय हब जैसे घटकों सहित मिशन शक्ति नाम से महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक नई और अम्ब्रेला योजना शुरू करने का फैसला किया है। वन स्टॉप सेंटरों और महिला हेल्पलाइन का वैश्वीकरण स्कीमों का कार्यान्वयन, किसी भी प्रकार की हिंसा या संकट जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, उसमें पड़ी महिलाओं को सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण देने के लिए और वर्कफोर्स यानी कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लक्ष्य से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित किया। इस अधिनियम में सभी महिलाओं को उनकी आयु और रोजगार संबंधी स्थिति का लिहाज किए बिना शामिल किया गया है और ये उन्हें सभी तरह के कार्यस्थलों, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, संगठित हो या असंगठित, सभी जगह पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों के लिए आंतरिक समितियों का गठन करके और यौन उत्पीड़न के दंडात्मक और आंतरिक समितियों का गठन करने वाले आदेशों को साफ तौर पर दिखाई देने वाले स्थानों पर प्रदर्शित करके यौन उत्पीड़न मुक्त, सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए जो नियोक्ता है उनका उत्तरदायित्व तय करता है। इसी तरह इस अधिनियम के तहत 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों में शिकायतों या नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई शिकायतें प्राप्त करने के लिए जिलों में स्थानीय समितियों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ताओं से इस कानून के बारे में कर्मचारियों को सही जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की अपेक्षा भी की जाती है। महिला कर्मचारियों की रोजगार परकता को बढ़ाने और कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत भी की है, जिसके तहत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से समग्र कौशल विकास पर ध्यान देती है। महिलाओं को अपने व्यवसाय स्थापित करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीमें मौजूद हैं। अब अगला सवाल जो जुड़ा है रक्षा क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद देबाश्री चौधरी ने। उन्होंने रक्षा मंत्री से पूछा कि सरकार ने देश के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सुरक्षा बलों को सक्षम बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है और इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सुधार किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक रक्षा हार्डवेयर की सुपुर्दगी सुनिश्चित हुई है। इन पहलों में अन्य बातों के साथ साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया DAP 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना, उद्योग प्रेरित डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म की घोषणा, सेनाओं की कुल 209 मदों की 2 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां और DPSU यानी रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम की कुल 2851 मदों की एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित करना, जिसके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय सीमा से आगे आयात पर प्रतिबंध होगा। लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, स्वचालित रूट के तहत 74% FDI अनुमति करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, मेक प्रक्रिया का सरलीकरण, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उपक्रमों सहित रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों की शुरुआत, लोक अधिप्राप्ति आदेश 2017 का कार्यान्वयन, MSME सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नाम के एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरुआत, उच्च मल्टीप्लायर्स प्रदान करके रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देने के साथ ही ऑफसेट नीति में सुधार, 2 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोरों की स्थापना की गई है। एक उत्तर प्रदेश और एक तमिलनाडु में स्थापना की गई है। सशस्त्र सेनाओं की क्षमता और दक्षता विकास योजनाएं लचीली रहती हैं
और मूल्यांकित तेज और उभरती राष्ट्रीय चुनौतियों के आधार पर और संक्रियात्मक प्रत्युत्तर रणनीतियों के समर्थन में होती हैं। सशस्त्र सेनाएं खतरे की उभरती अवधारणा के अनुसरण में क्षमता और दक्षता विकास को अधिकतम बनाने के लिए प्राथमिकता वाली अर्जन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही हैं। सैन्य उपकरण और शस्त्रों का आधुनिकीकरण, उन्नयन और सततता एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और अलग अलग अधिप्राप्ति प्रावधानों के तहत सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक शस्त्र प्रणालियों उपकरण से सज्जित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आकस्मिक स्थिति में संक्रियात्मक क्षमता में वृद्धि के लिए सेना मुख्यालयों को विशेष अधिप्राप्ति शक्तियां प्रदान की गई हैं। डीआरडीओ ने देश में अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियों और सेंसरों को विकसित करने, रक्षा उपकरणों के उन्नयन में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिससे देश के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं की क्षमता में वृद्धि हुई है। अगला सवाल जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख शिक्षाविदों के नामांकन को लेकर। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्रा ने। उन्होंने विदेश मंत्री से ये पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ज्यादातर लोकतंत्र अपने देश से अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख शिक्षाविदों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नामित करते हैं, जबकि भारत कम संख्या में अंतर्राष्ट्रीय कानून शिक्षाविदों को नियुक्त करता है। अगर हाँ, तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार द्वारा नामांकनों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली कोई मानक प्रक्रिया है? इस बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी। क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय निकायों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र खोज सह चयन समिति के गठन पर विचार करेगी? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी? अगर नहीं, तो इसके कारण क्या है? इस सवाल का जवाब विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी जरूरत के मुताबिक और प्रक्रिया की उनकी संबंधित नियमावली और प्रासंगिक मानदंडों जैसे सीटों के क्षेत्रीय या भौगोलिक आवंटन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं। भारत सहित सदस्य देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसे पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करते हैं। उम्मीदवारों को अंततः सदस्य राष्ट्रों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उपलब्ध रिक्तियों का मूल्यांकन करती है और पद के प्रतिस्पर्धा के जीतने का स्तर, महत्व जैसी संभावनाओं और ऐसे मानदंडों के आधार पर चुनाव लड़ने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेती है। इसके बाद सरकार विशिष्ट कार्य या पद की अपेक्षाओं की तुलना में उम्मीदवारों की पेशेवर योग्यता, विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रासंगिक अनुभव के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद मामला दर मामला आधार पर उम्मीदवारों को नामित करती है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय निकायों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र खोज सह चयन समिति के गठन पर विचार करेगी। इसे लेकर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अगला सवाल जुड़ा है ग्राम न्यायालयों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से ये पूछा कि क्या सरकार ने छोटे छोटे विवादों को ग्राम स्तर पर निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय खोले हैं? अगर हाँ, तो इस संबंध में हरियाणा सहित कितने न्यायालय खोले गए हैं? क्या सरकार का नए ग्राम न्यायालय खोलने का विचार है? अगर हाँ, तो क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि नागरिकों को उनके द्वार तक न्याय की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 अधिनियमित किया है। ये मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 15 राज्यों संघराज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। इनमें से वर्तमान में 257 ग्राम न्यायालय 10 राज्यों में चल रहे हैं। ग्राम न्यायालय ग्राम स्तर पर छोटे विवाद समाधान करने के सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिता के साथ ही प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय समझे जाते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम न्यायालयों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने के मुद्दों पर 7 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन में यह तय किया गया था कि राज्य सरकारों उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने का प्रश्न स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करना चाहिए। केंद्र सरकार ग्राम न्यायालयों को खोलने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही है। अगला सवाल जुड़ा है देश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की स्थिति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर CM रमेश ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्री से पूछा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से के तहत
शामिल किए गए विभिन्न राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है, इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी। इन निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी कौन करता है और क्या निगरानी समिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। प्रश्न का उत्तर पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दिया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय देश के 28 राज्यों के 272 जिलों में 2006, 2007 से 2014, 2015 की अवधि के दौरान PRGF यानी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम जिला घटक लागू कर रहा था। BRGF कार्यक्रम को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप 2015-16 से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है, जिसके तहत केंद्रीय करों की शुद्ध आय में राज्यों के हिस्से में बड़ी बढ़ोतरी करके 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया, जिसने राज्यों को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास स्कीमों के वित्त पोषण और उनके स्वरूप निर्धारण के लिए अधिक स्वायत्तता दी है। अब सवाल मनरेगा रोजगार कार्डों को आधार से जोड़ने से जुड़ा। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने। अपने सवाल में उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या यह सच है कि झूठे तौर पर यह दर्शाने के लिए 100% मनरेगा रोजगार कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। कई मनरेगा रोजगार कार्डों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अगर हाँ, तो इसके कारण क्या है? क्या यह सच है कि मनरेगा रोजगार कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के परिणाम स्वरूप लोगों को भुगतान की राशि प्राप्त नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं? क्या यह सच है कि रोजगार कार्ड को आधार से जोड़ने के कारण चरण 2 संबंधी राशि के भुगतान में होने वाले विलंब में कमी आई है? अगर हाँ, तो क्या जानकारी है और क्या क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं? प्रश्न का उत्तर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। क्या ये सच है कि झूठे तौर पर यह दर्शाने के लिए कि 100% मनरेगा रोजगार कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, कई मनरेगा रोजगार कार्डों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है? इसे लेकर उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं आई है। मनरेगा रोजगार कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के परिणाम स्वरूप लोगों को भुगतान की राशि प्राप्त नहीं होने को लेकर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को अपनाया गया है। सरकार ने NEFMS यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के बैंक डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान शुरू कर दिया है। साथ ही 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी के सभी DBT भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं और अब तक 99.69% महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी सीधे उनके खातों में मिल रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को महात्मा गांधी नरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को 100% आधार सीडिंग करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में योजना के प्रबंधन सूचना प्रणाली में 12.68 करोड़ आधार सीडेड हैं, जो कुल सक्रिय श्रमिकों 15.54 करोड़ हैं। एक प्रावधान है कि अगर आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत वैध कारणों से भुगतान अस्वीकार कर दिया जाता है तो लाभार्थियों के मौजूदा खाता संख्या का उपयोग करके भुगतान को फिर से भेजा जा सकता है। ABPS भुगतान का एक तरीका है। आधार को जॉब कार्ड से जोड़ने से भुगतान प्रभावित नहीं हो रहा है। अब अगला सवाल जो जुड़ा है राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो के संचालन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने। उन्होंने अपना सवाल पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा और जानना चाहा कि क्या सरकार का 2024-25 तक राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो संचालन को 74 मिलियन मीट्रिक टन से 95 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो क्या जानकारी है? 2024-25 तक NW2 और NW16 के जरिए लक्षित कार्गो संचालन की अपेक्षित मात्रा कितनी है? इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में निर्धारित 2030 तक राष्ट्रीय जलमार्गों में 200 मीट्रिक टन का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2024-25 के लिए 120 MMT का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल आवागमन 83 MMT से ज्यादा था। 2024-25 तक के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के लिए 0.60 MMT और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 के लिए 0.01 MMT का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। JMVP यानी जलमार्ग विकास परियोजना एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है जो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी के हल्दिया वाराणसी जलखंड में
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की नौचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। IWAI द्वारा सरकार द्वारा 461 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित एक पृथक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का व्यापक विकास शुरू किया गया है। इस परियोजना में जोगी घोपा में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण, पांडु पत्तन तक वैकल्पिक सड़क संपर्कता, पांडु में पोत निर्माण सुविधा, फेयरवे विकास, नौचालन सहायताओं का प्रचालन और रखरखाव, स्थायी और फ्लोटिंग टर्मिनलों का प्रचालन और रखरखाव, जलयानों का प्रचालन और रखरखाव, कंसल्टेंसी, ट्रेलिंग, ई पोर्टल का रखरखाव शामिल है। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।